हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 3 क्लास 12th एनसीईआरटी का। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक से पढ़ रहे होंगे और यही आपका पीक टाइम है जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ये सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा है, यहां पे आपको अपना बेस्ट देना है, अपना पीक देना है। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर किया था लॉज ऑफ जो मेंडल लॉज थे, उसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था और हमने उसके साथ में को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी कवर किया था। ठीक है, अब हम उससे आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करें। पहला टॉपिक आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, अब देखते हैं। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल द 1900। यानी कि 1865 में उसने पब्लिश कर दिया था। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि कब से कब तक उसने काम किया था, 1856 से 1863 तक, 7 ईयर्स तक उसने एक्सपेरिमेंट करे थे। ठीक है, 7 ईयर्स तक उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उसके 2 साल बाद उसने अपने वर्क को पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब वो रिकॉग्नाइज रहा 1900 तक। 1900 तक किसी ने भी उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। ऐसा क्यों? तो इसके कुछ रीजंस हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि पहला रीजन तो ये रहा है कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था इजीली पीपल्स में, मतलब लोगों के बीच में जल्दी से चीजें नहीं पहुंच पाती थी। इस वजह से उसका जो वर्क है वो ज्यादा दूर तक पब्लिश नहीं हो पाया, पहला रीजन। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली कि मेंडल जो है वो हमेशा जीन को फैक्टर से बोलता था। ये मेंडल का वर्ड है और ये हमने पुराने वाले आपके जो लेक्चर्स हैं उनमें भी कवर किया हुआ है कि जीन्स को मेंडल फैक्टर्स बोलता था। ये PYQ में भी आ चुका है और ये आपके हिसाब से डबल स्टार मार्क इंपॉर्टेंट भी है। तो सेकंड क्या है कि कहता है कि his concept of genes as stable and discrete units that control the expressions of traits and of the pair of alleles which did not blend। तो सेकंड वाला क्या बोलता है कि स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स करके कुछ है जो कंट्रोल कर रहे हैं उनके अंदर के एक्सप्रेशंस को या फिर ट्रेट्स को, और वो एलील्स के पेयर में है जो ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, यानी कि ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं। ओके, क्या शो नहीं कर रहे हैं? ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विद ईच अदर। अब इसका इस चीज से क्या मतलब है? ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं इस लाइन को, उसके बाद समझते हैं। विद ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्परेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशंस इन द नेचर। ठीक है, तो इसका ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्या चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाए? हमने देखा था कि पेरेंटल टाइप था। अब जो पेरेंटल टाइप जीन्स थी वो आपको F2 जनरेशन में मिल रही थी, दोनों पेरेंट्स की। लेकिन F1 जनरेशन को सब स्टडी करते थे तो उसमें तो नहीं दिख रही थी, उसमें तो केवल डोमिनेंट दिख रही थी। तो अब क्या है कि F2 जनरेशन तक ये पहुंचा और इसने दिमाग लगाया, तो वो चीज लोगों को हजम नहीं हुई। कह रहा है ये तो गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता। हमने तो ये भी देखा है कि छोटा और मतलब कोई डॉर्फ है और स्मॉल टी वाला और कोई टॉल है, उनके बीच में क्रॉसिंग कराई तो हमने देखा है कि टॉल टॉल ही होते हैं हमेशा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है भाई, ब्लैंड हो गया यार, ये तो गलत हो गया। लेकिन F2 जनरेशन स्टडी करो ना उसकी, अगर आप उसकी F2 जनरेशन स्टडी करोगे तो वो फिर एक ड्वार्फ भी तो देगा, राइट। तो इस वजह से उसके जो कंटेम्परेरीज थे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी। सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन क्या था? थर्डली, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल्स। अब देख, इसने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को इसमें इंक्लूड करा था, वो भी बायोलॉजी में। कितनी बड़ी बात है ना। फिनोमेना was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time। तो उस टाइम के बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने ये बात डिसएग्री कर दी कि मैथ को हमारे सब्जेक्ट में क्यों लेके आ रहा है भाई, हमारा सब्जेक्ट मैथ से बिल्कुल उल्टा है, तू कैसे लेके आया इसको इसमें। तो उस वजह से भी क्या रहा, वो इसका थर्ड एक रीजन था जिस वजह से उसका जो काम है वो अनपब्लिश्ड रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। पब्लिश तो हो गया था, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। कहता है फाइनली थ्रू मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट। अब उसने क्या मतलब, मेंडल वर्क से ये चीज तो पता लग गई थी कि फैक्टर्स हैं यानी कि जीन्स हैं जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स
और से व्हाट दे वर मेड अप ऑफ, लेकिन कोई प्रूफ मतलब ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाया, कुछ प्रूफ, फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाया, ऑन पेपर ही था सब कुछ, बिकॉज एक्सपेरिमेंट तो उसने खुद ने कंडक्ट किया था ना, तो ऐसे तो नहीं था एक्सपेरिमेंट की फोटो छाप देता, उस टाइम पे कैमरेज नहीं थे, कैमराज होते भी तो इतने ज्यादा नहीं थे कि पूरी रिकॉर्डिंग करता उनकी डे बाय डे की और उसके बाद में उसको छापता, राइट। तो इस वजह से भी ऐसा रहा कि उसके पास में कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था इसके एग्जिस्टेंस का, तो इस वजह से, और फिजिकली वो चीज दिख भी नहीं पाती अगर वो फोटोज भी क्लिक करता तो, क्योंकि जीन्स तो अंदर होती हैं, उसको कैसे देख लोगे, ठीक है। अब कहता है इन 1900, अब 1900 में सडनली 3 साइंटिस्ट आ जाते हैं, कौन से, डी वेरीज, कॉरेंस और वोन टस्कर मैक। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली, आप कहोगे सर कितनी बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली, मतलब सर हद हो गई कि तीनों के तीनों अलग अलग काम कर रहे थे और तीनों ने सेम चीज पे काम किया। हाँ हो जाता है, क्यों नहीं होता है, जब आप आगे इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो जब आपको रिसर्च टॉपिक्स मिलेंगे, अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वहां पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। कभी कभी आपको ये पता लगेगा कि 2 बच्चों के रिसर्च टॉपिक सेम है, या फिर जो आपके उस टाइम पे दिमाग में आ रहा होगा ना कि आप रिसर्च करने वाले हैं, वो ऑलरेडी किसी ने कर रखी होगी। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, तब आपको ये रियलाइज होगा कि तीनों एक साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रीडिस्कवर्ड, उन्होंने रीडिस्कवर किया किसको, मेंडल्स के रिजल्ट्स को ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, अब तुम कहोगे सर अगर ऐसा था तो तीनों में से एक का नाम क्यों नहीं आया, अगर तीनों एक पे काम कर रहे थे तो एक ही कर लेता, क्योंकि इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, नहीं, तीनों के रिजल्ट्स अलग होंगे, तरीके अलग होंगे, लेकिन जो कंक्लूजन होगा वो सेम होगा, ओके, जो कंक्लूजन होगा वो सेम होगा, रिजल्ट्स अलग होंगे लेकिन कंक्लूजन हमेशा सेम होगा, ठीक है। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी, अब क्योंकि 1900 तक आते आते माइक्रोस्कोपी में क्या हो गया, डेवलपमेंट हुए, एडवांसमेंट हुए, दैट वर टेकिंग प्लेस, तो वो एडवांसमेंट दिखने लगे। अब साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, अब साइंटिस्ट जो थे वो साइंटिफिकली अपनी आंखों से, नेक्ड आई से उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल स्ट्रक्चर को या सेल डिवीजन को ऑब्जर्व कर सकते थे, राइट। This led to the discovery of the structures in the nucleus that appeared in double and divide just before each cell division. तो इसी यहीं पे वो उस चीज की डिस्कवरी हो गई कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड फॉर्म में, डबल मतलब पेयर्ड फॉर्म में, और वो डिवाइड कर जाते हैं जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, वो डिवाइड कर जाते हैं। और इन चीजों को उन्होंने क्या बोला, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या थे, इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम क्या है, अगर एनसीईआरटी की भाषा में देखा जाए, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, कलर्ड बॉडीज एज दे आर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद वो विजुअलाइज होती है, तो कलर्ड बॉडीज होती है, कलरलेस नहीं होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कलर्ड और कलरलेस के ऊपर ही बच्चे कंफ्यूज हुए थे, और आफ्टर स्टेनिंग वो विजुअलाइज होते हैं, ओके। सिंपल ये भी आया था कि अंडर द माइक्रोस्कोप कर सकते हो क्या, नहीं, आफ्टर स्टेनिंग ही कर सकते हो। By 1902, the chromosome movement during the meiosis had been worked out, और ये फिर 1902 तक ये मूवमेंट भी निकाल लिया गया, खोज लिया गया कि मियोसिस कैसे वर्क करता है। उस टाइम पे वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी एंड वॉल्टर सटन, उन्होंने ये देखा दैट the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain the Mendel's law। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि जो फैक्टर्स जीन्स फीन्स ये सब चीजें कर रहे हैं भाई, तो वो चीज क्या था कि क्रोमोसोम जो थे उनको उसने देखा कि इनके सेम से रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब जो कह रहा है वो ये भी है, तो उसने उसके क्रोमोसोम्स के बेसिस पे अब मेंडल्स के लॉज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, और एक्सप्लेन कर भी दिया। रिकॉल दैट, अब एक बात ध्यान रखने वाली है, एनसीईआरटी कहती है कि एक बात ध्यान रखने वाली है, यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेंशियल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। जब आपने ये पढ़े होंगे 11th क्लास में व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाट इज माइटोसिस, तो आपने क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ा होगा, वही चीजें दिखाई दी अंडर द माइक्रोस्कोप,
ठीक है, किसने करी थी? ये PYQ क्वेश्चन है, किसने करी थी, कब करी थी? 1902 में करी थी, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने करी थी। ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर्स इन पेयर्स। अब ये क्या कहता है कि एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि या अगर या तो वो क्रोमोसोम हो, देख मेंडल ने पहले ये चीज बता दी थी कि ये जो क्रोमोसोम होते, ये जो जीन्स होती हैं, ये हमेशा आपको पेयर्स में देखने को मिलेंगी। उसने पेयर बता दिया था ना कि फिर एक सेग्रीगेट होगा पेयर में से, तो ये भी यही कह रहा है कि क्रोमोसोम और जीन्स हमेशा पेयर में होती हैं, ऑलवेज इन पेयर्स। ठीक है, द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कहां पे प्रेजेंट रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आ चुका है। तो कहां रहता है? होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, समझ में आया? आगे चलें। ठीक है, तो नीचे ये चीज दे रखी है कि दिस इज द G1 फेज, दिस इज द G2 फेज। ये आपको जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको पूरी माइटोसिस और मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन और इक्वेंशियल डिवीजन को एक बार पढ़ लेंगे। सो गो थ्रू द क्लास 11th NCERT और वहां से आप पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं रखना। ठीक है, तो मियोसिस के फर्स्ट एनाफेज में ये चीज होती है कि वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं दोनों अलग अलग। बाइवेलेंट यहाँ पे बन गए थे, सॉरी बाइवेलेंट यहीं पे बन जाएंगे और अलाइनमेंट में आ जाएंगे। फिर यहां से क्या होगा? एनाफेज मियोसिस सेकंड का जब होगा तो क्या होगा कि वो अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। एक पार्ट एक में चला गया डिवीजनों के, एक जैसे यहाँ पे डिवीजन हुआ, एक पार्ट ऊपर चला गया और एक पार्ट नीचे चला गया। और जर्म सेल्स जब लास्ट में प्रोड्यूस होंगी तो वो कुछ इस तरीके से होंगी, चारों में एक एक कैरेक्टर आ जाएगा। एक कंपैरिजन है, बिहेवियरल कंपैरिजन है क्रोमोसोम्स के और जीन्स के बीच में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कौन सा जीन और कौन सा क्रोमोसोम है ये आपको बताना है, कमेंट करके आप बताएंगे। अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर दोनों। ये कहता है सेग्रीगेट होगा एट द टाइम ऑफ गेमीट। ध्यान रखना, सेग्रीगेट कब होगा? एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। ये चीज सेग्रीगेट हो रही है एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, और ये चीज भी सेग्रीगेट हो रही है एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, एंड ओनली वन पेयर ऑफ ईच ट्रांसमिटेड टू द गेमीट। सेम है, यहां तक सेम है। अब थर्ड जो मेन इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसको ध्यान से सुनना। कहता है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी कि एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो सेग्रीगेट हो रहा है तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा तीसरा चौथा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे कहता है कि एक पेयर है जो सेग्रीगेट होगा इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, सो अब आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा जीन और कौन सा क्रोमोसोम, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, then during anaphase of the meiosis 1 the two chromosomes pairs can align at the metaphase plate independently of each other। ये आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं और ये मैंने आपको इस उसमें भी दिखा दिया है, फिगर में भी। ठीक है, अब वो कहता है टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं? क्रोमोसोम को कंपेयर करते हैं ऑफ द 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1 ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर, बट राइट हैंड पे पॉसिबिलिटी सेकंड। तो इन्होंने दो पॉसिबिलिटीज लगा के एक पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर को देखते हैं। ये वो पिक्चर है, एक पॉसिबिलिटी इधर है, एक पॉसिबिलिटी इधर है। ठीक है, अब क्या है वो देखते हैं। कहते हैं वन लॉन्ग ऑरेंज एंड वन शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड एट द सेम पोल। सेम पोल पे ये वाले हो सकते हैं, सेम पोल पे ये वाले हो सकते हैं। ठीक है, मियोसिस के एनाफेज में जब वो मेटाफेज प्लेट पे आए हैं। ठीक है, अब क्या है इसके बाद में मियोसिस सेकंड के एनाफेज में क्या हो रहा है? 1 मिनट। तो मियोसिस सेकंड के एनाफेज में क्या हो रहा है? मियोसिस सेकंड के एनाफेज में ये वाला क्या हो रहा है कि इसमें ग्रीन आ गया, इसमें रेड आ गया, लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी में उल्टा है, ऑरेंज के साथ रेड और ग्रीन के येलो के साथ ग्रीन आ गया।
तो उसी ही हिसाब से आपके अलाइनमेंट के हिसाब से आपकी जर्म सेल्स बन रही हैं। अब आप देखेंगे जो अलाइनमेंट मेटाफेज प्लेट पे एनाफेज 1 में हो गया था उसी के अकॉर्डिंग जर्म सेल्स बनी। अंडरस्टैंड? उसी के अकॉर्डिंग जर्म सेल्स बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सटन, यही वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लेड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। तो इसने इस चीज पे आर्ग्यूइंग करी, मतलब इस चीज को एक्सप्लेन किया बाकी लोगों के हिसाब में, बाकी लोगों के सामने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वही सेग्रीगेशन कराएंगे और वही कैरी करते हैं उन फैक्टर्स को। ठीक है, और उनका भी सेग्रीगेशन होता है जिन फैक्टर्स को वो कैरी किए हुए हैं। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। कौन? सटन। वॉल्टर सटन ने ये काम करा था कि उसने यूनाइट करा सारी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? एक तरीके से वो था तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ही ना। ओके, following the synthesis of the ideas, experimental verifications of the chromosomal theory of inheritance by the Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to the discovery the basis for the variation that sexual production produced. ठीक है, अब यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन करा इसी चीज पर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर ही एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट किसने करा था? थॉमस हंट मॉर्गन। ध्यान रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी किसने है? तो वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने दी है। लेकिन अगर हम बोलें कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे एक्सपेरिमेंटेशन वेरिफिकेशन किसने दिया है, ध्यान रख से सुनना, एक्सपेरिमेंटेशन वेरिफिकेशन किसने दिया है? तो थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया है। ओके, एंड हिज कलीग्स। अब उसने अपने कलीग्स के साथ में वो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू। अब ये क्या कहता है कि मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज डॉर्सिफिला मेलानोजेस्टर। ये रहा डॉर्सिफिला मेलानोजेस्टर, और ये मेल और फीमेल की फोटो भी दे रखी है। ठीक है, हाँ हाँ, यहां भी फीमेल बड़ी है भाई, ऐसे ही होता है। तो मेल और फीमेल की आपको फोटो भी दे रखी है, देख लेना कौन डोमिनेटिंग है कौन नहीं। बाकी हम बात करते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई को इंक्लूड करा जिसका नाम है डोर्सिफिला मेलानोजेस्टर। ठीक है, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, जो कि एक सुटेबल लगी कि हाँ इन स्टडीज के लिए ये चीज सुटेबल है, लगी। राइट, अब क्या कहता है? दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। उनको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो कराया जा सकता था, इसलिए लिया, है ना। क्यों लिया वो इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। सेकेंड पॉइंट, ये कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट। आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज। ये है थर्ड पॉइंट। इन थर्ड पॉइंट्स के ध्यान रखते हुए, इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए उसने डोर्सिफिला मेलानोजेस्टर को लिया। नहीं तो तुम ये कह दोगे कि सर उसी को ही क्यों लिया, तो भाई उसी ने खुद ने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने क्यों लिया था, तो अब उससे सवाल करने के लिए मेरे पास में था ना, आंसर उसने दे दिया। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, दैट इज द मेल एंड द फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। एक और चीज कि क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस, ये पांचवा पॉइंट है। दैट कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप, ये है कौन सा? पांचवा पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिंकेज की। अब उनका जो रिजल्ट आया उसके बारे में बात करेंगे। इट्स अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखते हैं क्या है जो मिला उसको। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड प्रोसेस, उसने बहुत सारे डाइहाइब्रिड प्रोसेस करे डोर्सिफिला के अंदर टू स्टडी द जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, द प्रोसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड प्रोसेस कैरीड आउट बाय द मेंडल इन पीस। जैसे मेंडल ने पीस के साथ करे थे एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड प्रोसेस करे थे, उसी वे में मॉर्गन ने डोर्सिफिला के साथ करा दिए। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड। अब ध्यान रखना एग्जाम्पल के लिए है, ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पूछने लगे तो ध्यान रखना पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। एनसीईआरटी वहां पे एग्जाम्पल बोलना भूल गई थी, और वहां पे बोला था कि मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स
टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, काफी बार पीवाईक्यू में आपको देखने को मिला है। इंटरकोर्स देयर F1 प्रोजनी, और जो F1 प्रोजनी है ना उसको भी उन्होंने इंटरकोर्स करा दिया, यानी कि उसको भी आपस में रिप्रोड्यूस कराया, ठीक है, सेल्फिंग कराई उसकी भी। He observed that the two genes did not segregate independently। अब उसने देखा कि दो जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं कर रही है इंडिपेंडेंटली। हाँ, दूसरे जीन के रहने ना रहने का फर्क पड़ रहा है। हो गया काम सही, बच गई बैंड मेंडल की, है ना। एंड द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो। और ऐसा भी हुआ कि जो F2 जनरेशन का जो रेशियो आया वो ये नहीं आया, इससे तो बहुत ही ज्यादा डेविएटेड आया, ये आया ही नहीं, गया मेंडल तो। और जबकि उसी के जैसा सिमिलर डायहाब्रिड क्रॉस करा था, ठीक है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। तो मेंडल वगैरह, सॉरी, मॉर्गन और उसके जो ग्रुप है वो ये जानता था कि जो क्रोमोसोम है, वो जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ठीक है। एंड सो क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन द डायहाब्रिड क्रॉसेस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो उसने ये चीज देखी, अगर वो सेम क्रोमोसोम पर सिचुएटेड हैं दोनों जीन्स, द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। ध्यान रखना, पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन ज्यादा हायर है, ठीक है। अगर अगर इफ दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम पर हैं तो पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मेंडल एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और द लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। तो मॉर्गन ने क्या करा, एक टर्म दे दी लिंकेज। क्या होता है, क्या होती है, फिजिकल एसोसिएशन। पीवाईक्यू का क्वेश्चन, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन भी उसी ने दी, रिकॉम्बिनेशन भी उसी ने दी। रिकॉम्बिनेशन क्या है, डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, के नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस बढ़ गए थे। समझ में आया। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप also found that even when genes were grouped on the same chromosome, ठीक है, some genes were very tightly linked। यानी कि उसने क्या चीज देखी कि कुछ जीन्स बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, ठीक है। जितना टाइटली लिंक्ड है, जितना टाइटली लिंक्ड है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, जितना टाइटली लिंक्ड है उतनी ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है। क्या है, जितना टाइटली लिंक्ड है उतनी ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है। वाइल द अदर्स जो लूजली लिंक्ड है उनके साथ में क्या हुआ कि उनका रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया। जितना ढीला छोड़ा उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, ठीक है। आजकल की बॉन्डिंग को ही देख लेते हैं भाई, जितना तुम उसको टाइटली अपने पास रखोगे, बाउंड करके रखोगे, उतना वो तुम्हारे पास रहेगा। तो किसी से रिकंबाइंड होने का, तुमसे कंबाइंड है, किसी से रिकंबाइंड होने का जो एक फेज है, जो एक चांसेस है, वो कम हो जाएगा। बस तो फिर जितना आप उसको लूज छोड़ देंगे, जितना आप उसको फ्री छोड़ देंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी बन जाएगी, वो औरों के साथ में रिकंबाइन होना शुरू करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, टेक इट एज ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड। तो उसने क्या देखा कि व्हाइट और येलो जो जीन्स हैं वो बहुत टाइटली लिंक्ड हैं। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो करा, जबकि जो व्हाइट थी और मिनिएचर विंग वाली थी उन्होंने 37% रिकॉम्बिनेशन को शो किया। ओके, अब एक बात आपको बता दूं, ध्यान रखना, जितना कम रिकॉम्बिनेशन उतना, जितना टाइटली लिंक्ड जीन्स होंगी उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा, जितना लूज जीन होंगी उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। बट एक चीज हमेशा से ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग रहा है प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा फंस गया था जिसका आंसर देना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो उसका आंसर मैं आपको देता हूं। एक्चुअल में क्या है कि रिकॉम्बिनेशन विल नेवर एवर exceeds above 50%।
रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मैं रेफरेंसेस बेस पे बता रहा हूं, मैंने इसके बारे में काफी जगह देखा है, तभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ये जेन्युइन चीज है कि रिकॉम्बिनेशन 50% से अबव हो ही नहीं सकता। ठीक है। हिज स्टूडेंट, उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था ऑल्फर्ड स्टर्टवेंट। अब इसने भी कुछ डिस्कवरी कर दी, भाई लगे हाथ उसका भी नाम हो गया क्या, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द स्विम क्रोमोसोम्स एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशंस ऑन द क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है, उसे सेम क्रोमोसोम को लिया और फ्रीक्वेंसी के बेस पे रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी के बेस पे सेम क्रोमोसोम पे उसने डिस्टेंस को मेजर किया। और सरप्राइजिंगली जब उसने डिस्टेंस को मेजर किया, जहां पे जीन्स मैप्ड थी उनके बीच के डिस्टेंस को जब मेजर किया, तो अब फिर उसने क्या चीज निकाली, देखिए यहां पे ये चीज नहीं लिखी हुई, आई थिंक मे बी आगे लिखी हुई होगी। उसने फिर आपको डिस्टेंस बता दिया था कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ मैपिंग कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। Today, genetic maps are extensively used as the starting point in the sequencing of the whole genomes, as was done in the case of Human Genome Sequencing Project. Described later. अब सर ये क्या लिखा है डिस्क्राइब, भाई साहब जो अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें HGS नाम से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP नाम से एक प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं, HGSP। उसमें आपको ये चीज डिस्क्राइब आगे करी जाएंगी, जेनेटिक मैप्स। ठीक है। चलिए आगे, कहोगे सर नीचे क्या लिखा है, ये मिसप्लेस हो गया। हाँ ये हाँ आना था, यहां का ये इन्होंने नीचे लिख दिया डिस्क्राइब करके। ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, क्या करा था उसने, क्या करा था, ध्यान से आपने देखा होगा जब मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाइट बॉडीड, रेड आइड, येलो बॉडीड, ऐसा कुछ था। ठीक है, याद है आपको। तो इसने दो पॉसिबल क्रॉसेस बना लिए हैं, वो एग्जांपल के लिए था, दो पॉसिबल क्रॉसेस बना लिए हैं मेल और फीमेल के बेसिस पे। तो अब क्या है, इसमें मेल और फीमेल के बेसिस पे बने हुए हैं। इसने येलो बॉडीड और व्हाइट आइड लिया और व्हाइट बॉडीड और मिनिएचर लिया। ठीक है। उसके साथ में वाइल्ड टाइप से उनको दोनों को मेट कराया, मेटिंग कराई दोनों की। उसके बाद में F1 जनरेशन कुछ ऐसी निकल के आई। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि F1 जनरेशन में जितना लिंक्ड जीन्स के बीच में डिफरेंस था उतना ही रहा। और ऑफ कोर्स अगर आपस में इनकी F1 जनरेशन आई है तो कुछ ना कुछ तो आपस में एक तरीके से ये चीज पता लगेगी ना कि एक्चुअल में उनमें है, वो मेटिंग हुई है। तो वो ये चीज है कि उसने वो उसको कंबाइन कर लिया। ठीक है। यहां पे भी सेम है अभी तक F1 जनरेशन में, लेकिन अब जब वो गेमीट्स पे आए, अब जब वो उनके गेमीट्स पे आए तो उन्होंने ये चीज देखी कि वाइल्ड टाइप अब दोनों में आ चुका है। देखिए वाइल्ड टाइप दोनों में आ चुका है, दोनों केस में। अभी तक इन केसेस में डिफरेंट नहीं आया। F1 जनरेशन में एक में लूज, एक में टाइटली पैक्ड थी, एक में लूजली पैक्ड है। तो ये जो क्रॉस है ये टाइट वाली को शो करता है, टाइटली लिंक्ड जीन्स को, और ये वाला लूज लिंक्ड जीन्स को शो करता है। ठीक है। उसके बाद में येलो और तो इसके बाद में जब F2 जनरेशन हमने देखी, जब हमने F2 जनरेशन देखी तो ध्यान देंगे यहां पे आप देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन कितना है, क्योंकि जीन्स लिंक्ड हैं आपस में बहुत टाइटली, इसलिए रिकॉम्बिनेशन जो आया वो तो बहुत कम आया। लेकिन यहां पे जीन्स थोड़ा लूज लूज है तो रिकॉम्बिनेशन क्या आया, ज्यादा आया, अराउंड 50% आ गया, है ना, क्योंकि बहुत दूर दूर थी। ठीक है। ये चीज समझ में आई, चार्ट समझ में आया। वहां पे आप इसको, इस चीज को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें प्लस और माइनस के साइंस है, उनको समझ लेते हैं कि क्या है। कहता है रिजल्ट्स ऑफ टू डायहाइब्रिड क्रॉसेस फ्रॉम द मॉर्गन्स क्रॉस ए शोज द क्रॉसिंग बिटवीन द वाई एंड डब्ल्यू, क्रॉस बी शोज द क्रॉसिंग बिटवीन द वाई एंड एम जीन। हियर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप क्या है, डोमिनेंट एलील लिया था वाइल्ड टाइप, इसको मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। आर रिप्रेजेंटेड एज द प्लस साइड, जो डोमिनेंट वाइल्ड टाइप है उसको प्लस से उन्होंने डिनोट कर रखा है। देखिए जैसे ये डोमिनेंट थी, सॉरी वाइल्ड थी तो डोमिनेंट भी थी, अब ये वाइल्ड हो गई और यही डोमिनेंट हो गई, सेम। देखा, ये भी वाइल्ड, अब ये वाली इसमें वाइल्ड, ये वाली इसमें वाइल्ड, जब गेमीट हुआ तो ये भी वाइल्ड, ये इसमें वाइल्ड और ये इसमें वाइल्ड। अब इसके जब फर्दर उसकी F2 जनरेशन में आए तो आपको जितने भी पॉजिटिव वाले दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, वाइल्ड हैं।
ठीक है, वही चीज वो बता रहा है। इन द सुपरस्क्रिप्ट नोट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन y एंड w इज हायर देन w एंड m। तो वही कह रहा हूं ना कि y और w के बीच में जितनी लिंकेज है वो बहुत ज्यादा है, लिंकेज जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना कम, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लिंकेज क्या है, कम है क्रॉस बी में, तो उसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। अब आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। कहता है मेंडल्स स्टडीज मेनली डिस्क्राइब्ड those traits that have distinct alternate forms such as the flower color which are either purple or white। यही था ना, ये तो करते आ रहे हैं भाई, एक डोमिनेंट था एक रेसेसिव था, पर्पल क्या था आपका डोमिनेंट था और व्हाइट रेसेसिव था। बट इफ यू लुक अराउंड यू, अगर आप अपने आसपास देखें, विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स व्हिच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस, मतलब जो कि आपको ज्यादा अलग नहीं दिखाई देंगे अकरेंस में, एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, और वो एक ग्रेडियंट में, अक्रॉस अ ग्रेडियंट में आपको दिखाई देंगे। लाइक आप ह्यूमंस में आप हाइट देख लो, या फिर एक तरीके से आप ये देख सकते हो, आपने अगर जो लोग गांव के होंगे उन्हें पता होगा, गन्ना होता है, कोई कोई बहुत ज्यादा मीठा हो गया, या फिर कोई भी फल, कोई भी नॉर्मल फ्रूट ले लो, कोई कोई बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, कोई कोई बिल्कुल फीका हो जाता है, कोई कोई मीडियम हो जाता है, कोई उससे तेज कुछ से तेज मीठे वाला। तो एक रेंज, काफी बड़ी रेंज होती है। तो वही बात कह रहा है कि एक ग्रेडियंट देखने को मिलता है, स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खुद भी दिया है, क्या कहता है, इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव अ टॉल और शॉर्ट पीपल्स। हमारे पास में सिर्फ दो ही तरीके के लोग नहीं है कि एक बहुत लंबा और एक बहुत छोटा, नहीं, उसमें जीन में रिकॉम्बिनेशन होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा, और रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स है। ये रहा ऑल्टरनेटिव्स बट हैव अ होल रेंज, सॉरी कट हो गया है, बट हैव अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स, ठीक है। तो ये चीज तो आपको देखने को मिल भी जाएगी, इजी एग्जांपल है, अच्छी बात है उन्होंने ये एग्जांपल दे दिया। Such traits are generally controlled by the 3 or more genes and are thus called the polygenic trait। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं ऐसी चीज को जिसमें रेंज दिखाई दे, उस ट्रेट को क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलेंगे। Besides the involvement of the multiple gene, polygenic inheritance also takes into account the influence of the environment। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिकल एग्जांपल फॉर दिस। ह्यूमन स्किन कलर भी है भाई, कोई कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, कोई थोड़ा सा गोरा होगा, कोई ठीक ठाक गोरा होगा, फिर कोई थोड़ा सांवला होना शुरू होगा, किसी को कह देते हैं कि फिर थोड़ा और सांवला हो गया, फिर कह देते हैं बिल्कुल काला हो गया। तो वो एक कंप्लीट रेंज आपको देखने को मिलती है। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट में क्या होता है, द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। यहां पे फिनोटाइप काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, काफी ज्यादा लेवल पे रिफ्लेक्ट होगा, तो फिनोटाइप आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, मतलब हर एक एलील का जो इफेक्ट है वो एडिट हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, हर एक एलील का इफेक्ट ऐड हो रहा है हर एक स्टेप पे। To understand this better, let us assume that 3 genes A, B, C control skin color in humans, with the dominant forms A, B, C responsible for the dark skin color and the recessive small a, small b, small c for the light skin color। ऐसा हो सकता है कि 3 एलील्स, 3 जीन जो हैं, 3 जीन के जो पेयर हैं वो आपका स्किन कलर डिफाइन कर रही है। अब क्या होगा, ध्यान देना, एक इन्होंने लाइट के लिए बोल दिया भाई, ये वाली इन्होंने क्या बोल दी, डोमिनेंट है और ब्लैक कलर देगी, ये वाली बोल दी रेसेसिव है और लाइट कलर देगी। अब आपको एक बात आपके नॉलेज के लिए बता देनी चाहिए, जो ज्यादा काले होते हैं ना वो ही ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, उनकी बॉडी ज्यादा, उनकी स्किन ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है एज कंपेयर टू व्हाइट वन, जिनका लाइट स्किन कलर होता है। तो लाइट स्किन कलर के पीछे मत भागो, आपकी हेल्थ मैटर करती है, लाइट स्किन कलर नहीं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी जब आप में से कोई अगर एक आधा कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बना ना, तो जाके पाके को बता देना। The genotype with all the dominant alleles will have the darkest skin color and with all the recessive will have the lightest skin color। भाई एक तो हमने lightest रख लिया, एक darkest रख लिया, दो अलग अलग ट्रेट रख ली बिल्कुल ऑपोजिट वाली। अब कहते हैं as expected the genotype with the 3 dominant alleles, जीनोटाइप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 3 recessive alleles will have an intermediate skin color बोल सकते हैं। In this manner the number of each type of allele in the genotype, जितने टाइप का जीनोटाइप आएगा उतने टाइप के डार्कनेस और लाइटनेस कलर, स्किन कलर्स में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है पिलियोट्रॉपी। अब पिलियोट्रॉपी किसे कहते हैं,
यहां से आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। अगर बनता भी है तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि स्किन कलर किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आप वहां पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लगा सकते हैं। या फिर आपसे हाइट के बारे में पूछा जाए तो आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लगा सकते हैं। उसके बाद अब प्लियोट्रॉपी पे आते हैं। कहता है वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप ऑफ ट्रेट। हम सिंगल फिनोटाइप ऑफ ट्रेट पे इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, कैसे? देयर आर हाउएवर इंस्टेंस व्हेन अ सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। यानी कि कोई सिंगल जीन बहुत सारे आपके एक्सप्रेशंस को दिखाए, उसको आप प्लियोट्रॉपी कहेंगे। ये मार्क कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उस जीन को आप कहोगे प्लियोट्रॉपिक जीन, जो एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को दिखाए। The underlying mechanism of the pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes. ठीक है, अब बात करते हैं इन एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डिजीज है फिनाइलकीटोन्यूरिया which occurs in humans, जो humans में होती है, of course human में होती है। The disease is caused by mutation in the gene। तो जो डिजीज है वो म्यूटेशन की वजह से होगी जीन में, that codes for the enzyme। वो एक जीन है जो एंजाइम के लिए कोड करती है, और वो एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, लेकिन दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू phenotypic expressions characterized by the mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation। लेकिन वो बाकी सारी जीन्स को भी, बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी, phenotypic expressions को भी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, समझ में आया प्लियोट्रॉपी किसे कहते हैं? तो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दोनों आपको समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticist, है ना? उससे पहले तो एक पजल ही था कि सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो the initial clue about the genetic chromosomal mechanism of the sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in the insects। तो insects पे अलग अलग experiments को मतलब किया गया, तब हमें sex determination नाम की एक चीज मिली कि इसका कोई क्लू हो सकता है कि हाँ हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? इनफैक्ट द साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस जो होता है सेक्स डिटरमिनेशन का, वो भी हमें कैसे मिला? साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से, जो हमने इंसेक्ट्स के अंदर करी। अब कोई तो होगा ना, कोई तो होगा जिसने ये चीज पहले दी होगी। अब सुनिए कौन था। हैंकिंग 1891 में PYQ क्वेश्चन और स्टार्मार्क could trace a specific nuclear structures all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm receives these structures after spermatogenesis, whereas the other 50% sperms did not receive it। यानी कि वो ये कह रहा था कि एक्चुअल में क्या हुआ कि कोई तो एक ऐसी चीज है, स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे कुछ इंसेक्ट्स में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 50% में था, 50% में नहीं था। ठीक है, अब कहते हैं हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर, और उसने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी। क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी। इंपॉर्टेंट है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। लेकिन सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस इतना बता दिया कि एक्स बॉडी होती है भाई, वही आधे में होगी आधे में नहीं होगी, देख लेना। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ द हैंकिंग वाज इन फैक्ट अ क्रोमोसोम, एंड दैट इज व्हाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम। और इसलिए उसको क्या बोला गया? एक्स क्रोमोसोम बोला गया बाद में। पहले एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग ही बोला जाता था। It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of the sex determination is of the XO type। तो जो उसने उस चीज में देखा कि किसी किसी इंसेक्ट में XO टाइप का एक मैकेनिज्म है सेक्स डिटरमिनेशन का, दैट इज सारे एग्स बियर करेंगे एडिशनल एक्स क्रोमोसोम को बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम। केवल एक एडिशनल क्रोमोसोम होगा जिसका नाम होगा एक्स क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर्स द एक्स क्रोमोसोम्स, वेयर एज कुछ नहीं करते थे। ठीक है,
egg fertilized by sperm having an X chromosome become female। अब जो fertilized हुआ egg sperm से, अगर उसमें X chromosome है तो फीमेल है, नहीं है तो मेल है। Do you think the number of chromosomes in the male and female are equal? अबे होते ही हैं यार, इसमें थिंक क्या करना है अबे। Due to involvement of the X chromosomes in the determination of sex, it was designated to be the sex chromosome and the rest of the chromosomes were named as autosomes। यानी कि एक पेयर, एक पर्टिकुलर पेयर निकाला गया जो एक्स क्रोमोसोम के साथ में इन्वॉल्वमेंट में था, उसको उन्होंने क्या बोला, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोला उसको, सेक्स क्रोमोसोम। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बट ये जनरल क्वेश्चन है, याद रह जाता है। बाकी सब क्या है, ऑटोसोम्स। ठीक है, ग्रासहॉपर का एग्जांपल लेते हैं। ग्रासहॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये एग्जांपल है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रासहॉपर में एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होता है इन विच the males have only one X chromosomes beside the autosomes, whereas the females have a pair of X chromosomes। उसके पास में दो होते हैं। ठीक है, these observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of the sex determination in a number of other insect and mammals including men। XY type of sex determination is seen where both male and female have सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जहां पे मेल और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते थे, इंक्लूडिंग मेन। बहुत सारे इंसेक्ट्स में ये चीज देखने को मिली। अब आपको पता चल गया होगा कि पीछे वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, गधो, ये वाला। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते। ग्रासहॉपर में नहीं होते, उसमें एक नहीं होता तो XO लगा देते हैं, एक्स नल भी कह सकते हैं हम इसको। ओके, अब आगे चलते हैं। Among the males, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome। अब क्या है यहां पर, इन वाले में XY टाइप में क्या होता है कि उसमें X क्रोमोसोम में दो प्रेजेंट होंगे, काउंटर पार्ट की तरह प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा स्मॉलर होगा, छोटा होगा, और उसको हम बोल सकते हैं क्या, Y क्रोमोसोम। क्या बोल सकते हैं उसको, Y क्रोमोसोम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फीमेल्स however have a pair of X chromosomes, और फीमेल्स के पास में क्या होता है, a pair of X chromosomes होता है ना, एक पेयर होता है X chromosomes का। both males and females bear same number of autosomes। तो यहां पे क्या होता है, मेल और फीमेल जो हैं वो सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स को बियर करते हैं। क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स को बियर करेंगे। hence the males have autosomes plus XY while the female have autosomes plus XX। ठीक है, autosomes plus XX, यानी कि कोई आपसे पूछे कि कितने होते हैं तो ऑटोसोम, सॉरी ऑटो की स्पेलिंग गलत हो गई सर, आपने तो जुल्म कर दिया, ऑटोसोम की स्पेलिंग गलत कर दी। अब क्या होगा सर, अब सर को सजा मिलेगी, है ना, उम्र कैद की सजा मिलेगी। पागल हो गए क्या, हो जाती है गलत। तो ये चीजें हैं, ऑटोसोम्स प्लस XY, जोम्स लगा ले भाई, फिर कह देगा सर एक ही की बात कर रहे हो क्या, नहीं भाई, ऑटोसोम्स प्लस XY एंड ऑटोसोम्स प्लस XX। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन द ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला कौन सा था, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, तुमने पढ़ा हुआ है, कहां यूज हुआ था। The males have one X and one Y chromosome, whereas the females have a pair of X chromosomes beside autosomes। समझ में आया, सेम ही था। ठीक है, इन द अबव डिस्क्रिप्शन, जो हमने अबव डिस्क्रिप्शन देखी उसमें क्या था, यू हैव स्टडीड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। दो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म हमने पढ़ा, कौन कौन सा था, XO टाइप और XY टाइप। मार्क कर लीजिए, पीवाई की क्वेश्चन है, कितने टाइप्स के सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बट इन बोथ केसेस द मेल प्रोड्यूसेस द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स। हमेशा मेल ही रेस्पॉन्सिबल है भाई for two different type of gametes, either with or without X chromosome, or some gametes with X chromosome and some with Y chromosomes। ठीक है, such types of sex determination mechanism is designated to be example of male heterogamety। क्या कहते हैं उसको, male heterogamety। ओके, ये तो हो गया जब हम मेल के केस की बात कर रहे हैं। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज आगे आने वाली है।
इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, लाइक बर्ड्स का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। कौन सा? इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। यहाँ पे सेम तो रहेंगे, बट the two different types of gametes in terms of the sex chromosomes are produced in females। तो बर्ड्स में फीमेल्स डिटरमाइन करती हैं सेक्स, बर्ड्स में फीमेल होती हैं जो सेक्स डिटरमिनेशन या फिर सेक्स डिटरमाइनिंग प्रॉपर आई कैन से पार्टनर होती हैं, ठीक है, बर्ड्स में। लेकिन ह्यूमंस के केस में मेल्स होते हैं, ठीक है, और उसको आप क्या कहेंगे? फीमेल हेटेरोगेमिटी। इसका मतलब क्या है? अगर दो टाइप के गेमीट फीमेल में है तो फीमेल हेटेरोगेमिटी, और मेल में है तो मेल हेटेरोगेमिटी। इतना आसान है, ज्यादा कुछ दिमाग पे जोर डालना ही नहीं है। इन ऑर्डर टू हैव अ distinction with the mechanism of the sex determination described earlier, the two different sex chromosomes of a female bird has been designated to be the Z and W chromosomes. In these organisms, the female have one Z and one Y chromosome, whereas the male have pairs of Z chromosomes beside the autosomes। वही चीज बोल रहा है कि अगर फीमेल होगी तो उसमें क्या होगा? ऑटोसोम्स प्लस ZW, ठीक है, और मेल होगा तो उसमें होगा ऑटो प्लस ZZ, पेयर ऑफ Z। ये देखिए यहाँ पे। अब बताओ इनमें से कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है? क्या कह रहे हो सर? ऊपर लिखा हुआ है, साइन बना हुआ है, गधो तुम उसमें पहचान लो। ये फीमेल का है, ये मेल का है ना? ऐसी है ना? है ना? ऐसी होता है ना? चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 4 में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे उस ही लेक्चर में इस चैप्टर खत्म करने की। नहीं तो अगर 2 लेक्चर भी लेने पड़े तो ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, 2 चैप्टर भी ले लेंगे। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, सिर्फ स्टिक टू एनसीईआरटी। जो आपको बताया जा रहा है पीवाईक्यू और जो आपको स्टार मार्क कराए जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से बनेंगे। फिर भी आपको अपना कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है और सिर्फ स्टिक टू एनसीईआरटी। कोई नोट्स इधर उधर के मत लीजिए, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ मत पढ़िए। सिर्फ एनसीईआरटी से ही एग्जाम पेपर बनता है। और इस बार तो आपका वैसे भी थोड़ा सा सिलेबस उन्होंने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है कि आपको बायोलॉजी इतनी ज्यादा उससे नहीं पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूं। थैंक यू।